हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। और कॉन्टिनेंट की सीरीज़ में हमारा सेकंड है और हम इसमें पढ़ेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को पढ़ने का पहला मेन कारण है फैक्चुअल क्वेश्चन अच्छे आते हैं यहाँ से। दूसरा, सबसे कम क्वेश्चन जो आपके बनते हैं या सबसे कम हमें जो पढ़ना है वो यहीं से पढ़ना है अंटार्कटिका से। तो उसको हम समझ लेंगे अच्छे से तो आराम से काम चल जाएगा, क्योंकि एशिया अगर हम यूरोप पढ़ेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम छोटे काम को निपटाते हैं। तो आज की सीरीज में हमारा पहला कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जिसको आज को हमको ढंग से देखना है। ठीक है, अंटार्कटिका को मैंने फिगर यहाँ पर दिखा रखा है। और मैं एक चीज़ आपको बोलूंगा कि आप कभी भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी का सबसे अच्छा चीज़ मैं यही मानता हूँ कि ज्योग्राफी में कम नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। होता है जितना आप उसको मैप में ड्रॉ कर ले। और जो भी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे मैप के थ्रू बताऊंगा, ये अंटार्कटिका का फिगर है जो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग आप कॉन्टिनेंट में देखेंगे। तो आप जितना भी रहे ऐसी फिगर बना लीजिएगा अपने हाथ से और उसको ड्रॉ कर लेना, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है, क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अगर वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग या किसी मैप के अकॉर्डिंग हम चीज़ को याद करते तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ऐसा लिखना मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि इसलिए ज़्यादा टफ बन जाएगी। अगर आप उसको लेमन लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैप बनाए, मैप में जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद रखनी है, बस आप वहीं पर रिलेट कर लीजिएगा। तो अंटार्कटिका के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका के बारे में पहले स्टार्ट करें उससे पहले हम इसका लास्ट का रिवीजन कर लेते क्लास का। जो मैंने बोला था कि कॉन्टिनेंट आज के टाइम पे 7 है, हमने पूरी तरीके से समझा था उसको। और उन कॉन्टिनेंट को एक तरीके से डिवाइड किया गया है। डिवाइड करके मैंने बताया था कि आज के टाइम पे टूट गए हैं, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से वो एक ही हुआ करते थे सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट। और ये हमें पता कहाँ से चला था, हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वो दिया था आपके अल्फ्रेड वेगनर ने। हमने वो भी लास्ट टाइम पे बात करी थी, वेगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, वेगनर। इन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि देखिए कॉन्टिनेंट आज के साथ पे जो साथ हैं वो पहले एक टाइम पे एक हुआ करता था और वो बाद में टूट गया। तो उसका नाम क्या रखा उन्होंने बोला पेंजिया नाम था उसका। और वो पेंजिया एक पेंथालासा महासागर के चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो पेंथालासा महासागर और पेंजिया, आप याद रखिएगा, एक कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के रूप में स्थित था। फिर बाद में धीरे धीरे वो पेंजिया टूट गया 2 पार्टों में, और एक बन गया लॉर्सिया, जिसको आज के टाइम पे आप हिंदी मीडियम वाले अंगारा कहते हैं, अंगारा लैंड। और दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ये और एक ये बीच में से। फिर हमने इसको और समझा तो आज के टाइम पे लगभग टूट कर फिर आज बहुत छोटे छोटे महाद्वीप में बन गया, जिसको कहते हैं आप 7 कॉन्टिनेंट, या आप महाद्वीप की बात कर सकते हैं, जो हम पहले ही बात कर चुके थे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे। उन्हीं में से हम आज एक को बात करेंगे, वो है अंटार्कटिका। ठीक है, एक रिवीजन कर लिया क्लास का कि थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी हो जाती है। और मैंने आपको बताया था जो पेंजिया था, पेंजिया आपका ऊपर की तरफ पड़ता था। ठीक है, पेंजिया सॉरी आपका पूरा था। पेंजिया में से जो अंगारा लैंड है वो नॉर्थ की तरफ पड़ेगा, बस आपको दिमाग में रखना है। और नीचे वाला गोंडवाना है। और मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड में आपको सबसे ज़रूरी बात है, बस आप अंगारा लैंड को याद रखिएगा कि अंगारा में हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था 3 ही पड़ते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि हमने बात करी थी कि अंगारा लैंड जो है आपका, जो टूट के कॉन्टिनेंट के रूप में बटा था, वो नॉर्थ वाले इलाके में पड़ा था। तो नॉर्थ में जो भी पढ़ेंगे तो हम इजीली याद कर लेंगे। तो फिगर आपको माइंड में करना है, जैसे हमने वर्ल्ड मैप में देखा था कैसे कैसे था। तो नॉर्थ अमेरिका आपका साइड में पड़ा हुआ था, वो साइड में ऊपर की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ अमेरिका आपका अंगारा लैंड का पार्ट हो जाएगा। फिर हमने बात करी थी एशिया ऊपर पड़ता है। आप दिमाग में फिगर को याद करें, अगर है सामने मैप तो उसको देखें, नहीं तो अपने दिमाग में लगाएगा कि यूरोप कहाँ पर पड़ता था, एशिया ऊपर की तरफ। एशिया के साथ आपको यूरोप भी बनेगा, क्योंकि यूरोप और एशिया एक ही साथ में है। तो हमने सारी चीज़ें बताई थी, तीनों आप याद रखेंगे। बाकी जो भी होंगे सारे वो आपके गोंडवाना लैंड में पड़ेंगे। और याद रखने का तरीका आसान है कि वो साउथ का है पूरा, जो जगह है आपका, किसका, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, रिवीजन कर ली थी हमने बात करी थी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर हमने जनसंख्या के हिसाब से बात करी थी, सबसे बड़ा एशिया है वहाँ पर, फिर आपका अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या एक तरीके से बात करें तो ना के बराबर है अंटार्कटिका में, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता एक तरीके से। आप कैसे रह सकते हैं वहाँ पर बिना इक्विपमेंट्स के हिसाब से, तो उसको माना ही नहीं जाता। पर आप याद रखेंगे कि सबसे कम जनसंख्या आपके अंटार्कटिका में ही है, जिसको आज हम देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट। बहुत सिंपल सी पॉइंट है, व्हाइट कॉन्टिनेंट, या उसको कहेंगे श्वेत महाद्वीप। यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कॉन्टिनेंट। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये बर्फ से ढका हुआ है, पूरा पूरा आपका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि कितने परसेंट ये बर्फ से ढका हुआ है, तो आप याद रखेंगे 98%, 98% ये
पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। सोचिए पूरे इलाके में 100% में से 98% आपका अगर कोई चीज़ वाइट बनी हुई है, बर्फ से ढकी हुई है, तो वाइट ही दिखेगी, जाहिर सी बात है। इसलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद लिखा है देयर आर 6 months ऑफ अ डे एंड 6 months ऑफ अ नाइट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। मतलब 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इसको भी याद रखेंगे, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछे ले जाते हैं। इसके बाद लिखा अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द जेम्स कुक। बहुत ज़रूरी नाम है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में तो नहीं आया था, एनटीपीसी के रिसेंट का जो एग्जाम हुआ था अभी 2019 का जो पेपर था, जो 2022 में हुआ था शायद CBD 2 का, वहाँ पर आया था कि अंटार्कटिका की खोज किसने करी थी, तो जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। अच्छा, वर्ष अगर बहुत डिटेल में चले जाएगा तो वैसे आने की संभावना कम है, पर फिर भी आप याद रख सकते हैं 1773 में आपका 1773 में इसकी खोज की जाती है। अंटार्कटिका की खोज मतलब ये है, आप समझिएगा, कई लोग कहते हैं खोज हो गई, डिस्कवर किया गया। डिस्कवर कैसे कर सकते, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट था, पर लोगों की नज़र में, हमारे अस्तित्व में, हमारी नज़र में जो आया था ये पहली बार 1773 में देखने को मिलता है, जो हमारे जेम्स कुक थे। क्योंकि उतना उस समय डेवलपमेंट नहीं था। आप किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आपको कुछ ना कुछ तरीके से आपको चीज़ें चाहिए थी, तो उसके लिए फिर उनको 1773 में पता चलता है कि एक ऐसा भी जगह है जो पूरा बर्फ से ढका है, और अंटार्कटिका यहाँ से खोज में आता है पहली बार। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है, एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका इज रामचरण दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, और स्टैटिक जीके वाइज आप इसको याद रख सकते हैं। और ये मैंने स्टैटिक जीके के कोर्स में भी आपको बताया था कि रामचरण दास जो हमारे पहले व्यक्ति थे, गए थे, लेफ्टिनेंट थे ये, और ये पहली बार अंटार्कटिका में जाने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं। वर्ष था 1960 का। इनका साल भी याद रखिएगा, 1960 का वर्ष, क्योंकि भारतीय गए और बहुत बड़ी बात है, तो भारतीय के रूप में इनका साल आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि दक्षिण ध्रुव यहीं पर पड़ता है आपका, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला इलाका था। हम वर्ल्ड मैप में याद करिएगा, हमने बात करी थी अंटार्कटिका के बारे में, एकदम नीचे पड़ता है, तो जाहिर से नीचे की तरफ जाएगा तो आपका साउथ पड़ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। तो यहीं पर दक्षिणी ध्रुव जो है, आपने कई बार सुना होगा कि दक्षिणी ध्रुव में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम आपने कई बार लिखा भी होगा, रट्टा भी मारा होगा, जिनका नाम है एमंडसन। एमंडसन, ठीक है, ये नाम है उनका, एमंडसन के नाम से। तो इनका नाम याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले अगर व्यक्ति के रूप में हम बात करते हैं तो, ठीक है। साउथ पोल की अगर हम बात करते हैं, साउथ पोल कहेंगे उसको इंग्लिश में, ये भी आप याद रखें। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि देखिए साउथ पोल में तो पहले व्यक्ति जो गए थे, दक्षिण ध्रुव में जाने वाले व्यक्ति एमंडसन थे, पर भारतीय कौन थे जो साउथ पोल में गए थे, तो उनका नाम आप याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से। नाम इंपॉर्टेंट है भारतीय के रूप में, वैसे एसएससी में मैंने आज तक तो नहीं देखा। उनका नाम था डॉक्टर गिरिराज, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। और नाम ऐसा है कि आप इजीली याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। सिरोही आप बहुत कम सुनते होंगे, गिरिराज सिरोही। ये व्यक्ति जाते हैं पहले साउथ पोल में, अगर आप उनका नाम लेंगे तो, अंटार्कटिका के रूप में। दोनों चीज़ों को अंतर रखेगा, एक है आपका साउथ पोल जो इसी का पार्ट है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जैसा आप ये समझ लीजिए कि एशिया महाद्वीप में हमारे बहुत सारे देश बनते हैं, तो उसी में से एक छोटा सा पार्ट आप ये समझ लीजिए साउथ पोल हो गया। जैसे हम बात करें एशिया में हमारे चाइना भी है, इंडिया भी है, जापान भी, बहुत बड़े बड़े देश हैं, तो वैसे आप इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, तो दोनों का अलग अलग महत्व बन जाता है इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ अंटार्कटिका के बारे में, आपको स्टैटिक जीके के कोर्स में बताया था क्या, मैंने बोला था कि हमारे साउथ पोल में जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, अगर हम उस तरीके से अंटार्कटिका की बात करते हैं, अंटार्कटिका एक तरीके से रिसर्च सेंटर बना हुआ है। रिसर्च सेंटर क्यों है, तो कि पहली बात तो, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे, हमने बात करी थी कि पहली बार ओजोन लेयर एक तरीके से उसका एक तरीके से खात्मा हो रहा है, समाप्त हो रही है। इसके बारे में पहली बार हमको कब पता चलता है, वर्ष 1985 में, ठीक है। और ये अंटार्कटिका के ऊपर वाले इलाके में ही होता है। अंटार्कटिका बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है यहाँ पर स्थित, आप जानते हैं। और ग्लेशियर क्या होते हैं, मीठे जो जल होता है हमारा, मीठा पानी, पीने योग्य जो पानी होता है, वो एक स्पेशली यहीं से निकलता है, मतलब यही स्रोत है। और ये माना जा रहा है कि जितना हम ग्लोबल वार्मिंग करेंगे तो धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आप सभी जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग की थ्योरी, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे को जो पीने योग्य पानी है वो नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा जब ग्लेशियर के रूप में हो जाएगा। और ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे द्वारा छोड़ी जा रही है, जिसके कारण ओजोन लेयर एक तरीके से समाप्त हो रही है। हमने लास्ट टॉपिक में बात करी थी वायुमंडल की, तो हमने उसमें भी आपको बताया था कि इससे रिलेट आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ है, क्वेश्चन को रिलेट ही कर लेते हैं कि ओजोन लेयर हमारी कहाँ पर होती है, तो समताप मंडल में, हमने हिंदी में बात करी थी, समताप मंडल उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर।
तो वहीं पर था। अब वो लेयर जो थी हमारे को प्रोटेक्ट करती थी ऐसे तरीके से। अब वहाँ से क्या होने लगा, जब ग्रीन हाउस गैसेस करेंगे तो इस पर प्रेशर बहुत आने लगा और यहाँ से ये थोड़ी सी फट गई बीच में से। और ये जो फटी थी, ये इलाका ही आपका कौन सा हो गया था, यही जो हम बात करें अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में छेद हो गया और ये हमारे जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं। कारण ये भी है, कई आपको हॉलीवुड मूवीज़ देखने का अगर शौक रहा हो, मैं तो बहुत देखता हूँ हॉलीवुड मूवीज़ जो ज़्यादातर रिसर्च बेसिस में होती हैं या किसी तरीके से एडवेंचरस मूवी होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कई मूवीज़ में, एक मूवी का नाम था द डे आफ्टर टुमारो, जरूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। उसके अंदर भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया था कि क्या कंडीशन है। तो जो भी साइंटिस्ट जाते हैं सारे यहीं पे जाते हैं। वो उस मूवी में भी सेम दिखाया गया कि वो अंटार्कटिका में रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने का मेन पर्पस है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको सबसे पहले अगर कोई डाटा कलेक्ट करना है और बहुत आपको क्लियर दिखे, विजिबल दिखे डाटा, वो आपको यहीं पर मिलेगा। क्योंकि ग्लेशियर से आपके यहाँ पे बहुत सारे हैं और धीरे धीरे पिघल रहे हैं। वहाँ पर कई एक तरीके से इन्वेंशन किए जाते हैं, कई रिसर्च चलते रहते हैं। तो हमारे भारतीय के रूप में भी एक ये बात की गई कि यहाँ पर हमें भी रिसर्च के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हर देश को पूरी खुली आज़ादी है, वो रिसर्च कर सकते हैं, अपना स्टेशन बना सकते हैं वहाँ पर अपने पूरे खर्चों के हिसाब से। तो हर देश के वहाँ पर है रिसर्च सेंटर बना रखे कि हमारे पर्पज़ से क्या अच्छा रह सकता है ये। तो इसी तरीके से हमारा सबसे पहला जो रिसर्च सेंटर यहाँ पे बना था, और ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, और इसको ऐसे लिखेंगे दक्षिण गंगोत्री को। ये है दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पर है ये? अंटार्कटिका में स्टैब्लिश किया गया था। आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल भी नहीं, इसको बंद कर दिया गया है। 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कई बार कंफ्यूजन क्या करते हैं लोग, 1984, आप ज़्यादातर बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो 1983 से लेकर 1984 लिखा होता है। और हमारे सामने ऑप्शन में इतना घुमा दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि दोनों ऑप्शन रख दिए जाते हैं। हम सोचेंगे क्या लगाएं, तो आपको 99% आपको यही लगाना है, 1983। ठीक है, तो याद रखिएगा दिसंबर के टाइम पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसलिए कई लोग इसको सोच के चलते, दिसंबर में इसकी शुरुआत की गई थी मतलब लगाया गया था, तो सोचते हैं कि चलिए 84 ही लगा देते हैं। तो वो उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लगा रखा है। आपको लगाना है 1983, दक्षिण गंगोत्री उसका नाम था। एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है और अभी रिसेंट टाइम टेस्ट के एग्जाम में भी आया था ये। अच्छा, इसको बंद कर दिया गया। बंद क्यों करा गया? क्योंकि एक वैलिड आप कह सकते हैं टाइम होता है किसी भी रिसर्च सेंटर का। अगर उससे कोई आपको डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर जगह नहीं है ठीक करने लायक, बहुत आपको डिटेल में कभी चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके, तो फिर वो बंद कर दिया जाता है। तो अब इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। आपका दूसरा रिसर्च सेंटर बनाते हैं। अब उसको कब बनाया गया? इसके लगभग 6 साल बाद हमने बनाया दूसरा। उसका नाम था, पहले वर्ष याद रखना है, 1989 का वर्ष, और उसका नाम था मैत्री। मैत्री, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये भी चल रहा था। अब इसके बाद होता है 1989 के बाद, बहुत लंबा समय लगता है क्योंकि मैत्री ने बहुत ज़्यादा हमारे रिसर्च में बहुत अच्छे काम करे हैं, योगदान दिया हमारे देश के लिए नए नए चैलेंजेस करने के लिए। उसके बाद फिर हमारा होता है वर्ष 2012 की बात है, जब भारती को लॉन्च किया जाता है। अगर आप रिसर्च सेंटर के रूप में बोलेंगे तो भारती नाम आता है। मैं यहाँ पर इनके नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नाम आते हैं और दूसरी बात साल भी आता है कि साल बताइए, वर्ष बताइए। तो पहला है 2012, फिर एक है 1983 और एक है 1989। इनके आपको एक को भी नहीं छोड़ना। बंद आज के टाइम पे आपका दक्षिण गंगोत्री है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए दक्षिण गंगोत्री के बारे में, कि बताइए कब इसको बंद कर दिया गया था। बंद की तो आप इतना नहीं आएगा, बस ये पूछा आएगा इनमें से बताइए कौन आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपका दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, तो यहीं से हमने बताया था कि एक प्रोटोकॉल किया जाता है। अभी मेरे से कई लोग कह रहे थे स्टैटिक जीके कोर्स में एक जो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है वो बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट को लेके। तो मैं इसके ऊपर जल्दी से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा स्टैटिक जीके के कोर्स में, आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, लाइव क्लास ही ले लेंगे, वहीं पे बता देंगे। अच्छा, इसके बाद लिखा है, देखिए पेंगुइन्स हो गया, क्रिल फिश हो गए, सील फिश हो गई, यहाँ पर पाई जाती हैं। और क्रिल ऐसे लिखा जाता है, क्रिल फिश, क्रिल मछली। और एक होती है आपके यहाँ पे शील मछली। सील मछली को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा इंग्लिश में, ये रहा। सील मछली, क्रिल मछली और पेंगुइन यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए बहुत कम अगर आप देखेंगे कि वैरायटी तौर पे आप पशु वगैरह देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है और नॉर्मल कोई भी पशु यहाँ पर रह नहीं सकता। तो जो इसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं तो वही यहाँ पर रहते हैं, क्रिल और हो गया आपका सील मछली। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि अंटार्कटिका में बताइए कौन से ऐसे जीव हैं, तो आपको एटलीस्ट ये याद रखने हैं दोनों के दोनों मछली के रूप में। और वैसे पेंगुइन मैंने आपको बर्ड बता दिया, पेंगुइन यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा ट्री वगैरह होते हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है पूरा ठंडा इलाका है, ट्री का कोई महत्व होता ही नहीं, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी कुछ टाइप के यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें से एक है आपका फर्न। फर्न हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे।
और एक होता है आपका लाइकेन। लाइकेन की एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक लिखा है कि नहीं, मैंने इंग्लिश वाले को कह रहा हूँ मैं, और हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है लाइकेन। तो ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। और ये हो गए आपके, जो हम उस तरीके से बात करें, बर्ड हो गया, मछली हो गई। ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आ गए छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो मुझे लगा कि ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में कल मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये चीज़ें देखी, तो लगा बताना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद हम बात करते हैं, लिखा हुआ है क्या, द रॉस सी इज लोकेटेड इन द अंटार्कटिका एंड इट इज द मोस्ट, क्या होगा, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मरीन लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया। अगर आपको इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, एक तरीके से इसको कहा जाता है मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। और मैं इसके बारे में बात करता हूँ क्या है ये। देखिए रॉस सी यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने इसलिए यहाँ पर फोटो भी लगा रखी है, रॉस सी। ये रॉस सी वाला इलाका ही है, आप ये पूरा इलाका कहेंगे ना आप, तो ये रॉस सी वाला है। ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पूरा रॉस शीग इसके नाम से इसको जाना जाता है। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। ये हमारे विश्व का, अगर हम बात करें, सबसे बड़ा समुद्री इसको कहते हैं सबसे बड़ा समुद्री जीव संरक्षित क्षेत्र। थोड़ा सा मेरे से बोला नहीं गया है क्या है ये हिंदी में। हिंदी में मैं ज़्यादातर इसको अब पढ़ता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ज्योग्राफी को मेरा मानना है कि आप इंग्लिश में याद करेंगे तो उतना आसान रहता है। तो कहेंगे समुद्री, सबसे बड़ा जो है आपका समुद्री जीव संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। और इसको वैसे इंग्लिश में कहेंगे तो ये रखिएगा मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। ये अगर हमारे पूरे विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा यही है, ठीक है। यहीं पर है आपका रॉस सी। डायरेक्टली क्वेश्चन फैक्चुअल आएगा कि बताइए रॉस सी आपका कहाँ पर पड़ेगा, तो आपका अंटार्कटिका में स्थित है ये। और ये यूनेस्को के द्वारा एक तरीके से इसको अनाउंस किया गया है। अभी आप सोच सकते हैं यूनेस्को कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने बनाया इसको, रॉस सी को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है, कहां पर है हम, ये रहा, द क्वीन मॉड रेंज इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द अंटार्कटिका। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका नाम है क्वीन मॉड, और इसको क्वीन को भी ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई इसको हिंदी में रानी नहीं लिख देंगे, ऐसे ही लिखा रहेगा। मॉड रेंज को आप पर्वतमाला कह सकते हैं। रेंज मतलब क्या होता है, देखिए जो एक तरीके से पहाड़ियों की एक चोटी होती है, वो लाइन से बनी रहती है। मैंने आपको करगिल वॉर के टाइम पे बताया था। तो ये जो रेंज होती है, पहाड़ियों की एक श्रृंखला होती है, उसी को रेंज के नाम से जाना जाता है। अब वो रेंज कहाँ पर पड़ेगा, तो देखिए आप इधर से वाले इलाके को ऐसे जोड़ लीजिए, थोड़ा सा ये वाला ऐसे जोड़ रहा है, ये रेंज वाला जो इलाका है ऐसे, ठीक है। ये रेंज बन गई, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है बहुत लंबे में, ऊंचाई पे। और इसी के पास आपका देखिए जो इलाका मैं बात कर रहा हूँ ना, यहीं बीच में एकदम दक्षिण पोल पड़ता है, जिसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में साउथ पोल, ठीक है। तो मैंने आपको बोला अंटार्कटिका का ही पार्ट है ये। अच्छा, मैंने आपको बोला है सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी इसको कहा जाता है, और इसका नाम आपको याद रखना है क्वीन मॉड रेंज। डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतें मेरे हिसाब से होंगी नहीं। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी रेंज का नाम क्या अंटार्कटिका में, तो उसका नाम है क्वीन मॉड रेंज। अच्छा, और इसी के जस्ट बगल में आपका दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल आप कह सकते हैं यहाँ पर स्थित है। अगर देखिए ये पर्वतमाला है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रेंज है, और आप जानते हैं रेंज में कोई ना कोई तो बड़ी एक हिल होगी, या चोटी कह सकते हैं, पीक कह सकते हैं आप। तो सबसे ऊंची चोटी, जैसे मान लीजिए ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें एक सबसे ऊंची वैसे हो गई एक चोटी, किसी ना किसी की एक सबसे ऊंची होगी चोटी, तो उसका नाम क्या है। और ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा, जिसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है। ऐसे दोनों ये यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी में भी, माउंट विंसन मैसिफ, थोड़ा सा एक मिनट, मैसिफ। और मेरा मानना है आप इंग्लिश में याद रखिए, इसलिए मैं आपको शुरू से सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आप इंग्लिश में लिखिएगा इसको, माउंट विंसन मैसिफ, यही आप पर पड़ती है। और इन सभी, अगर आप पर्वतमाला में से बोले सबसे ऊंची चोटी है, जैसे मैंने आपको बताया था करगिल वॉर के टाइम पे मैंने बोला था टाइगर हिल सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वहाँ के इलाके में पूरे। वैसे अगर आप देखेंगे तो किसी भी पर्वत श्रृंखला हो जाए या रेंज हो जाए, उसमें एक ना एक चोटी तो सबसे ऊंची होगी, इसलिए आपको याद रखने के वहाँ से लिहाज से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा, जो सबसे ऊंची चोटी इनमें से एक है ये, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ, आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। इसके अलावा मैं देखिए यहीं पे इलाके में बात करता हूँ, ये छोटा सा इलाका आप देखेंगे ना, ये वाला इधर वाले इलाके में, यहाँ पर एक आपका वॉल्केनो है, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी या वॉल्केनो आप कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, वॉल्केनो। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वॉल्केनो है, और ये आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। पहला क्वेश्चन तो एसएससी में डायरेक्टली कई बार आ चुका है कि माउंट एरेबस वॉल्केनो, या माउंट एरेबस आता डायरेक्टली, एरेबस जो वॉल्केनो है ये कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका में है। ये भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, आज तक देखा नहीं मैंने ऐसा क्वेश्चन, पर आ सकता है कि बताइए कि
पूरे विश्व के सबसे दक्षिण वाले बिंदु पे ऐसा कौन सा एक्टिव वॉल्केनो स्थित है? तो याद रखिएगा यही है माउंट एरेबस। बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन एसएससी में कई बार रिपीट करा गया है। ऐसा नहीं है कि सबसे नीचे वाला इलाके में कौन सा है, बस ये क्वेश्चन आता है कि बताइए माउंट एरेबस वॉल्केनो ये कहाँ पर आपका स्थित है। तो आप यही याद रखिएगा, ये साउदर्न पास में सबसे नीचे पड़ता है और सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एक्टिव वॉल्केनो है जहाँ पर कुछ ना कुछ तरीके से निकलते रहते हैं लावा के रूप में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक इलाका दिखाता हूँ। ये आपको टेल से दिख रही है ना लंबी सी, और ये वाला इलाका आपको पानी वाला दिख रहा होगा छोटा छोटा सा। इसी को एक, ये देखिए लिखा भी है यहाँ पर, मैं इसको इरेज करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत याद रखने में आसानी हो जाती है। ये रहा वेडल सी। ठीक है, वेडल सी, वेडल को ऐसे ही लिखेंगे, वेडल सी या समुद्र कह सकते हैं आप, इसका नाम रखा गया। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा आता है कि वेडल सी कहाँ पर है, तो इसको याद रखिएगा जस्ट इस वाले टेल वाले इलाके को, और इन दोनों को आपस में जोड़ता है ये, तो इसको वेडल सी के नाम से जाना जाता है। ये भी हो गया आपका। अब मैंने बोला है टेल सी जो बन रखी है आपकी, ये इतनी लंबी सी चोटी के रूप में, आप पूंछ के रूप में कह सकते हैं, ये एकमात्र ऐसा इलाका बोल सकते हैं इस वाले में जहाँ पर थोड़ा सा कि बर्फ का इलाका यहाँ पर देखा नहीं जाता अगर हम उस तरीके से देखें। इसलिए मैंने बोला है कि 98% जो हमारा अंटार्कटिका है पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो 2% में से अलग अलग जगहों में छोटी छोटी जगह है, पर सबसे बड़ा इलाका अगर बोलेंगे तो ये वाला पार्ट है जो टेल के रूप में आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से जाके यहाँ पर रुक जाता है। यहाँ पर बर्फ देखने को नहीं मिलती है, बस इकलौता यही इलाका अगर आप बात करेंगे तो। और इसी को क्या कहा जाता है? पामर प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा, ये रहा पामर, और पामर की स्पेलिंग ये होगी इंग्लिश में, पामर पेनिसुला कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा इलाका जो बर्फ मुक्त है, तो पहला है पामर पेनिसुला। या अगर दूसरा बहुत आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि पामर प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका इलाका इधर ही है जो हमने अंटार्कटिका की बात करी है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट जो मैंने आपको बताने थे। बहुत डाटा के हिसाब से मैंने आपको बताया, फैक्चुअल बताया, और कोशिश करिए कि मैप के थ्रू भी आपको समझा दूँ। आपको ऐसे अपनी कॉपी में मैप बनाना है और ऐसे लिख के आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई उनको इंपॉर्टेंट करके जैसे एरो के तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। मैंने आपको अंटार्कटिका के बारे में समझाया, अंटार्कटिका को इसी तरीके से याद रखेंगे। अगला हम शायद एशिया के ऊपर बात करेंगे या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात कर लेंगे। पहले हम ऑस्ट्रेलिया ही बात करेंगे मेरे हिसाब से, तो वहाँ पर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एशिया पे जाएंगे, यूरोप में, फिर अफ्रीका में। वैसे देखिए इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते तो है नहीं कॉन्टिनेंट से, पर हमको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है नहीं, और ये सिलेबस में इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि आपकी ज्योग्राफी में कभी पकड़ अच्छी रहे, कभी दिक्कत आपको देखने को ना मिले। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। डेली क्लासेस के तरीके से मैं आज एक लेकर आया हूँ। आज थोड़े से समय की मेरे पास कमी थी, तो मुझे लगा चलिए आज प्रोवाइड कराई देता हूँ, क्योंकि डेली क्लासेस मैंने सोचा है कि एक दिन भी मिस ना करूँ ज्योग्राफी की, और पॉलिटी की मैं जल्दी समाप्त करूँगा। तो बस आज की समाप्त करते हैं टॉपिक को। तो आज की वीडियो को लेते हैं, थैंक यू।